दो। और आज हम स्टार्ट करेंगे कैड कैम की यूनिट नंबर 2। ठीक है, जिसका नाम है जियोमेट्रिक मॉडलिंग। आज यूनिट शुरू करेंगे, उसका नाम है जियोमेट्रिक मॉडलिंग। आज के यूनिट में जो जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स। कर्व्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देन है हर्मिट कर्व। देन है टेक्निक फॉर सरफेस मॉडलिंग। देन है सरफेस पैच कोन्स। देन है BI क्यूब पैचेस। एंड आगे है मॉडलिंग टेक्निक। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आज की यूनिट में हम कवर करेंगे। अब देखते हैं कि यूनिट नंबर 2 से पे बेस्ड पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार पूछ जाते रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हर्मिट कर्व, एक्सप्लेन बी स्प्लाइन कर्व, एक्सप्लेन बेजियर कर्व एंड एक्सप्लेन सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक्स। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें मैक्सिमम कर्व्स हैं। वो सारे कर्व होते क्या है, वो कर्व बनते कैसे हैं, चाहे वो हर्मिट कर्व हो, बी स्प्लाइन कर्व हो, बेजियर कर्व हो। तो इन सब का पेपर में जो क्वेश्चन आता है, ये सब कर्व होते क्या है, ये बनते कैसे हैं, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, explain hermit curve. Then second question, explain B spline curve. Then explain Bezier curve. And last question है explain solid modeling techniques. तो आज हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उन सब में जितने भी टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, जितने भी आगे स्लाइड्स हैं, उनमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आने वाली स्लाइड्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व। कर्व को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व। इट मींस कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कर्व। तो बेसिकली तीन तरीके के कर्व होते हैं। पहला होता है एक्सप्लिसिटी नॉन पैरामेट्रिक कर्व। क्या होता है एक्सप्लिसिटी नॉन पैरामेट्रिक कर्व, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ fx और z इज ए फंक्शन ऑफ gx। दो फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ fx एंड z इज ए फंक्शन ऑफ gx। दूसरा है टाइप्स ऑफ कर्व का, वो है इम्प्लिसिटी। क्या है इम्प्लिसिट, जिसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम नॉन पैरामेट्रिक होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है f ऑफ x y z इज इक्वल टू 0। क्या होता है f ऑफ x y z इज इक्वल टू 0। देन थर्ड वन होता है पैरामेट्रिक कर्व। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, x इज अ फंक्शन ऑफ xt, y इज अ फंक्शन ऑफ yt एंड z इज अ फंक्शन ऑफ zt। तो बेसिकली देयर थ्री टाइप्स ऑफ कर्व्स होते हैं, एक्सप्लिसिटी, एक्सप्लिसिट नॉन पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक कर्व। अब देखते हैं कि भाई एनालिटिक कर्व और सिंथेटिक कर्व्स क्या होते हैं, है ना। एनालिटिक कर्व्स क्या होते हैं और सिंथेटिक कर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एनालिटिक कर्व्स क्या होते हैं, तो एनालिटिक कर्व्स आर पॉइंट्स, लाइंस, आर्क्स एंड सर्कल्स, फिलेट्स एंड चैम्बर्स एंड कॉनिक्स। कॉनिक्स में क्या आते हैं, आपके एलिप्स आ गए, पैराबोलास हो गए, हाइपरबोलास हो गए। तो एनालिटिकल कर्व क्या है, जिसके एनालिसिस हम करते हैं, उसमें क्या आ गया, आपके पॉइंट्स भी आ गए, लाइंस आ गई, आर्क्स आ गई, सर्कल्स आ गए, या फिर पैराबोलास आ गए, हाइपरबोलास आ गए। ठीक है, दूसरा होता है सिंथेटिक कर्व। तो सिंथेटिक कर्व इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्लाइंस। वेरियस टाइप ऑफ स्प्लाइंस, उसमें होता है क्यूबिक स्प्लाइन आ गया, या बी स्प्लाइन आ गया, या बेटा स्प्लाइन आ गया, एंड बेजियर कर्व, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसमें सारे क्या क्या पढ़ेंगे हम, सब के सब क्या है वहां पर, सिंथेटिक कर्व। क्या है, सारे के सारे सिंथेटिक कर्व। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीनों कर्व ये है कैसे कैसे बनेंगे। देखो, तो हमने फॉर एग्जांपल लिया, यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पर एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है r। एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है r। तो उसका इम्प्लिसिट कर्व कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और यहाँ से कितना, ये एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो इसका इम्प्लिसिट कर्व क्या होगा, वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। बट इसका पैरामीट्रिक क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। देखो यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर इसके इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस एक्स, यहाँ से एक्स कितना एंगल बना, थीटा एंगल बना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, पहला क्या बनेगा एक्स थीटा, वो क्या होगा आर कॉस थीटा,
y थीटा क्या बनेगा r sin थीटा, एंड z क्या होगा, शुड बी इक्वल टू 0। तो ये था इम्प्लिसिट इक्वेशन कैसे बनेगी और पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे बनेगी। अब इसी पे आते कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट उसको हम समझते हो है क्या। पहला है ऑर्डर ऑफ, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, ऑर्डर ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज ए टर्म यूजुअली यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव्स। अब बात है कि ऑर्डर ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, ठीक है भाई, कि ऑर्डर ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, तो ऑर्डर ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है मेजर करने के लिए डिग्री ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव्स। मतलब कि जो कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव डिग्री कितनी, मतलब 1 है, पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है। फॉर एग्जाम्पल के लिए C0, C1 और C2। ठीक है, अब इसमें अब यहाँ पर ठीक है, सचिन कुमार कोई है यहाँ पे, अगर वो एडिटिंग कुछ कर रहा तो उसे ना करें। सचिन कुमार कोई है? हाँ सर, सचिन अब कुमार आते है कुछ सर। बेसिक टर्म्स से पहले सर देखिए वो कुछ क्या हुआ सर? पर वो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। ठीक, सो अब जो ऑर्डर ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, बेसिकली तीन ऑर्डर होते हैं। उसमें पहला है C0, जिसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। दूसरा होता है C1, फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। और थर्ड वन होता है सेकेंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। तो भाई पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी है क्या, पहले पहले हम ये देख लें कि ये पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी क्या है, तभी हम पता करेंगे कि जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, या फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, या फिर सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो बेसिकली पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी क्या है, तो पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी में क्या है, इट डील्स विद द पैरामेट्रिक इक्वेशंस एसोसिएटेड टू पीस वाइज पैरामेट्रिक पॉलिनोमियल। होता क्या है बेसिकली, जो ये जो है पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से डील करती है। ठीक है, जो कि दो पीस वाइज पैरामेट्रिक पॉलिनोमियल कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या करती हैं, दो पैरामेट्रिक पॉलिनोमियल कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये होती है पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। अब देखते हैं जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी क्या है। तो जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, टू पीस ऑफ कर्व्स आर ज्वाइंट और मीट एट सेम पॉइंट। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो जीरो मैट्रिक कर्व है, यहाँ पर देखिए, तो जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कर्व में क्या है, द टू कर्व सेक्शन मस्ट हैव द सेम कोऑर्डिनेट पोजीशन एट द बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट पे क्या होंगे, दोनों के सेम कोऑर्डिनेट पोजीशन होंगे। देखो यहाँ पर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो कर्व टू पीस ऑफ कर्व, जो दोनों कर्व्स हैं, जो जिस पॉइंट वो एक सेम पॉइंट पर ही मिलेंगे। देखो ये कर्व और ये कर्व क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, टेंजेंट लाइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टू सक्सेसिव कर्व सेक्शंस आर इक्वल एट देयर जॉइनिंग पॉइंट। देखो ये क्या है, देन ये और ये दोनों क्या है, ये टेंजेंट लाइंस है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट फंक्शन की जो दोनों टेंजेंट लाइन है, हमेशा वो इक्वल पॉइंट पर आके यहाँ पर ज्वाइनिंग पॉइंट पर मिलेंगे, जहां पर कि इनके सेक्शंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड वन क्या है, सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे क्या करेगा, बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ द टू कर्व सेक्शन आर द सेम एट द इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पर ये कर्व बिल्कुल अलग शो हो रहा है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ टू कर्व, जो दो कर्व है उनके फर्स्ट एंड सेकंड पैरामेट्रिक डेरिवेटिव है, वो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इंटरपोलेशन, इंटरपोलेटिंग एंड अप्रोक्सीमेटिंग कर्व क्या होता है। देखो दिस वन इज इंटरपोलेटिंग कर्व, देखो यहाँ पर दिस वन। और ये क्या है, अप्रोक्सीमेटिंग कर्व। ये क्या है, अप्रोक्सीमेटिंग कर्व। दोनों कर्व को यहाँ से मैं डायग्राम शो कर रखा है कि इंटरपोलेटिंग कर्व्स क्या होते हैं और अप्रोक्सीमेटिंग कर्व्स क्या होते हैं। अब इसमें तुम ध्यान देखना, जितने भी इंटरपोलेटिव कर्व्स हैं,
है ना, हर एक पॉइंट के बीच का डिफरेंस सेम होगा, बल्कि जो तुम्हारे ये अप्रोक्सीमेटिक कर्व हो गई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू से बनाए जाते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम हो। ठीक है, अब इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल क्या होता है? सो द कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी एंश्योर दैट द कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी एंश्योर दैट a parametric curve will never pass outside the of convex hull formed by the four control vertices। समझना, हमारे पास क्या है, फोर कंट्रोल वर्टिसेस है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये क्या है, फोर कंट्रोल क्या है, वर्टिसेस है। तो जो कॉन्वेक्स हल है, कॉन्वेक्स हल वो प्रॉपर्टी है जो ये इंश्योर कर देगी कि जो पैरामेट्रिक कर्व है वो कभी भी इन फोर कंट्रोल वर्टिसेस से बाहर नहीं जाएगा। ये प्रॉपर्टी ये इंश्योर करती है कि जो पैरामेट्रिक कर्व है विल नेवर पास आउटसाइड ऑफ द कॉन्वेक्स हल फॉर्म्ड बाय द फोर कंट्रोल वर्टिसेस। देखो यहाँ पर ये जो कर्व है वो कहाँ है, इसके अंदर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हर्मिट कर्व, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्मिट कर्व। हर्मिट कर्व होते क्या है? ठीक है, सो बेसिकली हर्मिट कर्व है क्या? सो हर्मिट कर्व इज वन ऑफ द स्प्लाइन कर्व वेयर ईच पीस इन 3D पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन हर्मिट फॉर्म। हर्मिट कर्व्स क्या होता है? बेसिकली हर्मिट कर्व क्या है, एक स्प्लाइन कर्व है जहां पर हर एक जो पीस होगा वो 3D फॉर्म में होगा। क्या होगा? 3D फॉर्म में होगा। ठीक है, जिसको कि हम हर्मिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर्मिट कर्व्स आर डिजाइन्ड बाय यूजिंग टू कंट्रोल पॉइंट्स एंड टेंजेंट सेगमेंट एट ईच कंट्रोल पॉइंट। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? कर्व को पी यू इज इक्वल टू एक्स यू कॉमा वाई यू कॉमा जेड यू। अब एक्स यू की वैल्यू क्या होगी? एक्स यू इज इक्वल टू सी थ्री एक्स यू क्यूब प्लस सी टू एक्स यू स्क्वायर प्लस सी वन एक्स यू प्लस सी नॉट एक्स। वाई यू क्या होगा? इज इक्वल टू सी थ्री वाई यू क्यूब प्लस सी टू वाई यू स्क्वायर प्लस सी वन वाई यू प्लस सी वाई नॉट। एंड जेड यू इज इक्वल टू क्या होगा? जेड यू इज इक्वल टू सी थ्री जेड यू क्यूब प्लस सी टू जेड यू स्क्वायर प्लस सी वन जेड यू प्लस सी नॉट जेड। ठीक है, तो यहां से क्या कर लेंगे हम, पी यू की वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा? पी यू इज इक्वल टू एक्स यू वाई यू जेड यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to 3। क्योंकि यहाँ पर किस में है ये, इस कर्व में देखो, यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। तो आई इज इक्वल टू 0 to 3 सी आई यू आई, सी आई यू आई। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, यू क्यूब यू स्क्वायर यू आई। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करें, यहाँ क्या हो जाएगा? C3 C2 C1 0 इज इक्वल टू यू टी एंड सी वाई। तो इस तरीके से हम हर्मिट कर्व को इक्वेशंस को शो कर सकते हैं, और यहाँ पे से हमने इसको कर्व पे दिखा रखा है। देखो यहाँ पर हमारे कर्व पे दिखाएंगे, देखो देखो P इज इक्वल टू क्या होगा? I इज इक्वल टू 0 to 3 सी आई यू आई। अब क्या करो, यहाँ पर सबकी I इज इक्वल टू 0 से 3 तक है, सबकी वैल्यूज को पुट करो। तो क्या बन जाएगा? C3 यू क्यूब प्लस C2 यू स्क्वायर प्लस C1 यू प्लस सी नॉट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर? 3 C3 यू स्क्वायर प्लस 2 C2। इसको क्या करो आप यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या बन जाएगा? पी सी थ्री 3 C3 यू स्क्वायर प्लस 2 C2 यू प्लस C1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लाएंगे? बाउंड्री कंडीशंस, जिससे कि हमें यू की वैल्यूज को, जिससे कि हम पी नॉट या P1 P2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो अब मान लेते हैं टू एंड्स पॉइंट है, जहाँ पे एक पे यू इज इक्वल टू क्या है? 0, और एक पे यू इज इक्वल टू क्या है? 1। तो अब अगर यू इज इक्वल टू 0 पुट करो तो पी नॉट कितना मिल जाएगा? सी नॉट। यू इज इक्वल टू अगर 0 पुट करो इस इक्वेशन में, 0 पुट कर दो तो यू इज इक्वल टू 0 होगा, तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? सी नॉट। ठीक है, और पी नॉट इज इक्वल टू सी वन, यहां से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? पी नॉट इज इक्वल टू सी वन। अगर यू की वैल्यू 1 हो गई इस इक्वेशन में, अगर यू की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अगर यू की वैल्यू 1 हो गई तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? C3, यहाँ पे देखो 3C3 प्लस 2C2 प्लस C1। एक तो इक्वेशन ये मिल गई, दूसरी क्या मिलेगी? C3 प्लस C2 प्लस C1 प्लस सी नॉट। इसको क्या करते हैं? ये 4x3 इक्वेशन फ्रॉम टू कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन को। तो फाइनली में जो पॉइंट मिले क्या मेरे, देखो यहाँ पर सी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट, सी वन इज इक्वल टू पी नॉट बना लिया हमने इक्वेशन वहां से। सी थ्री इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, सी टू की वैल्यू को निकाल लेंगे, वो क्या जाएगा 3 P1 माइनस पी नॉट माइनस 2 P नॉट माइनस P1। ठीक है, और सी थ्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 P नॉट माइनस P1 प्लस P नॉट प्लस P1। तो 12 अननोन्स और 12 इक्वेशंस है जिससे कि हम इजिली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो P की वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगी हमें, I इज इक्वल टू 0 to 3 C1 UI इज इक्वल टू C3U³ प्लस C2U² प्लस C1U प्लस C0। So all the parameters can be determined। क्यों? क्योंकि जितने इक्वेशंस है उतने ही अननोन है। और इसको हम यहाँ से, इसको जो हर्मिट कर्व है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस हर्मिट कर्व को क्या करेंगे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिखेंगे। ये जो हर्मिट कर्व है इसको हम किस में लिखेंगे, मैट्रिक्स के कर्व में। ठीक है, तो अभी मैं लास्ट में दिखाया था कि जो हर्मिट क्यूबिक कर्व है उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा था। कैसे लिखा था, 2U³ माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 P0 प्लस माइनस 2U³ प्लस 3U² P1 प्लस U³ माइनस 2U² प्लस U P0 प्लस U³ माइनस U² P1। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। तो देखो क्या है यहाँ पर U³ U² और U एंड 1। देखो U³ है, हायर डिग्री चलते U³ है, U² है, U भी है और 1 है। तो U³ U² U1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कितना 2, समझते हैं यहाँ पर देखो, देखो दिस वन इज 2 माइनस 2 1 1, देन माइनस 3, यहाँ पे कितना है 3 माइनस 2 माइनस का 1, और यहाँ का जाएगा 0 0 1 0 एंड 1 0 0 0 आ जाएगा यहाँ पर। और क्या मिल जाएगा P0 P1 P0 P1। तो यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा UT इन ब्रैकेट MH इंटू V। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर MH क्या है, यहाँ पर ये MH क्या है, हर्मिट मैट्रिक्स है। ठीक है, V क्या है, इज द ज्योमेट्रिक वेक्टर है। यहाँ पर क्या गया, MH क्या है यहाँ पर, हर्मिट मैट्रिक्स है, और V क्या है यहाँ पर, ज्योमेट्री और बाउंड्री कंडीशन वेक्टर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है इसी पर प्रॉपर्टीज। हर्मिट कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो पहला क्या है, द हर्मिट कर्व इज कंपोज्ड ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजेंट एंड लोकेशन। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो हर्मिट कर्व होता है वो क्या होता है, वो टेंजेंट और लोकेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा क्या है, अल्टरनेटिवली द कर्व इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हर्मिट बेसिक फंक्शन, जो कि मैट्रिक्स हमसे दिखाया था। अगली प्रॉपर्टी क्या है, द पीस वाइज इंटरपोलेशन स्कीम इज C1 कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर जो पीस वाइज इंटरपोलेशन स्कीम होगी क्या बनेगी, वो C1 कॉन्टिन्यूअस। बताया था मैंने, C1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, देन क्या है, द ब्लेंडिंग फंक्शन हैव लोकल सपोर्ट। ब्लेंडिंग फंक्शन क्या होगा, उसका लोकल लोकल सपोर्ट होगा। चेंजिंग ए कंट्रोल पॉइंट और ए टेंजेंट वेक्टर चेंज इट्स लोकल नेबरहुड व्हाइल लीविंग द रेस्ट अनचेंज। अगर यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट या कंट्रोल टेंजेंट वेक्टर को चेंज करते हैं तो सिर्फ कहाँ पे चेंजेस होंगे, लोकल नेबरहुड पे चेंज होंगे और कहीं पर चेंजेस नहीं होंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज इसमें रिक्वायर्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पर जो टेंजेंट है उसमें उसकी स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल, और हमेशा टेंजेंट की स्पेसिफिकेशन की इंफॉर्मेशन मिले ये जरूरी नहीं है। लिमिटेड टू 3D थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, देयरफॉर द कर्व इज क्वाइट टफ। अब ये क्या है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए ही लिमिटेड है, जिससे कि इसका कर्व जो बनता है वो काफी स्टिफ बनता है। अब नेक्स्ट आते हैं बेजियर कर्व। बेजियर क्या कर्व क्या होता है, ठीक है, तो बेसिकली बेजियर कर्व जो होता है उसको हम ग्लोबल कंट्रोल भी कर बोलते हैं। जो बेजियर कर्व होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल कंट्रोल भी बोलते हैं। और इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंड करती है। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो किस पे डिपेंड करेगी, कंट्रोल पॉइंट्स पे। तो बेजर कर्व पे क्या क्या होता है, बेजर कर्व बताया मैंने आपको, इट इज द ग्लोबल कंट्रोल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द
control points. The Bezier curve is obtained by a defining polynomial. First and last point on the curve are coincident with the first and last point of the polynomial. ध्यान रखना यहाँ पर जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट्स होंगे कर्व पे वो coincident करेंगे with the first and last point of the polynomial. The degree of polynomial is 1 less than the number of points. तो जितने भी पॉइंट्स होंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा उससे एक कम होगा. मान लेते हैं 4 पॉइंट्स हैं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा 3. अगर मान लेते हैं 3 पॉइंट्स है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा 2. ठीक है. द टेंजेंट वेक्टर आर द the tangent vectors at the end of the curve had the same direction as the respective spans and the curve is contained within the convex hull of the defining polynomial. अब मान देखो यहाँ पर अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है. अब पॉइंट P1 यहाँ पर है, पॉइंट P3 यहाँ पर है, पॉइंट P1 यहाँ पर है, पॉइंट P3 यहाँ पर है. हमने क्या करा 2 पॉइंट यहाँ शिफ्ट करे जा रहा पॉइंट P1 पे और ये पॉइंट P2 पे. तो कर्व पहले कर्व कैसे गया इस तरीके से, फिर कर्व कैसे आ गया इस तरीके से. ठीक है. अब यहाँ पर देखते हैं. देखो P0 पॉइंट वहां पर है, P3 पॉइंट यहाँ पर है. अब P1 पॉइंट यहाँ पर आ गया, P2 पॉइंट यहाँ पर आ गया. तो पहले तो कर्व ऐसे जा रहा था. अब कर्व कैसे आएगा P0 से P1, P1 से P2 एंड P2 से P3. ठीक है. सो इक्वेशन कैसे बनेगी PU इज इक्वल टू I टेंड टू 0 टू N PI BIN. जहां पर N क्या है सेगमेंट, क्या है सेगमेंट. N+1 क्या हो जाएगा vertices and number of control points और U belongs to 0 to 1. ये सब बेजियर कर्व. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वो है बर्नस्टीन पॉलिनोमियल. क्या है बर्नस्टीन पॉलिनोमियल. बर्नस्टीन पॉलिनोमियल क्या होता है तो इसकी इक्वेशन सीधे है, कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल भी आता है. तो इक्वेशन क्या है BINU इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन I फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल. ठीक है. वेयर VIU इज ए फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ कर्व्स सेगमेंट. अब आते हैं नेक्स्ट. जो बेजियर कर्व है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. जो बेजियर कर्व है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. तो पहले प्रॉपर्टी क्या है द बेजियर कर्व स्टार्ट एट P0 एंड एंड्स एट Pn. सो दिस इज नोन एज एंड पॉइंट इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी. जो बेजियर कर्व है वो P0 से स्टार्ट होगा और एंड पॉइंट P0 पे फिनिश होगा. तो दिस इज नोन एज एंड पॉइंट इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी. इसको हम क्या बोलते हैं एंड पॉइंट इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी. द बेजियर कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन व्हेन ऑल द कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ अ कर्व आर कोलिनियर. अगर जितने भी कर्व में जो कंट्रोल पॉइंट्स अगर कोलिनियर हुए तो बेजियर कर्व कैसा बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये. तो बेजियर कर्व कैसा बन जाएगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन. कैसा बन जाएगा बच्चों एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है द बिगिनिंग ऑफ द बेजियर कर्व इज टेंजेंट टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बेजियर पॉलीगन. तो बिगिनिंग ऑफ बेजियर कर्व, जो बेजियर कर्व जो बिगिनिंग होगी वो क्या होगी इज टेंजेंट टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बेजियर पॉलीगन. अगली प्रॉपर्टी क्या है ए बेजियर कर्व कैन बी डिवाइडेड एट एनी पॉइंट्स इनटू टू सब कर्व्स. जो बेजियर कर्व होगा ए बेजियर कर्व कैन बी डिवाइडेड एट एनी पॉइंट into two subcurves each of is also a Bezier curve. ठीक है. जो नेक्स्ट वन है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है a few curves that looks like simple such as the circle cannot be expressed accurate by a Bezier. जब मान लेते कुछ जो है कर्व है बहुत सिंपल कर्व्स होते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए सर्किल है तो बेजियर कर्व के थ्रू इसको हम एक्यूरेटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. सो by a 4-piece cubic Bezier curve can similar a circle with a maximum radial curve. तो मान लो जो भी सिंपल कर्व्स हैं ठीक है ना उनको हम बेजियर कर्व के थ्रू एक्यूरेटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ईच quadratic Bezier curve is become a cubic Bezier curve and more commonly each degree n Bezier curve is also a degree m curve for any m greater than n. तो each quadratic Bezier curve है. कोई भी Bezier quadratic Bezier curve है वो क्या बन जाएगी cubic Bezier curve. और कोई भी Bezier curve n डिग्री की है तो वो also m डिग्री Bezier curve में कन्वर्ट हो जाएगी. कब जब m is greater than n. जब क्या होगा
m is greater than n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है बेजियर कर्व्स हैव द डिफरेंट डिमिनिशिंग प्रॉपर्टीज। जो बेजियर कर्व है उससे बहुत ज्यादा डिमिनिशिंग प्रॉपर्टीज होती है। ए बेजियर कर्व डज नॉट रिपल मोर देन द पॉलिनोमियल ऑफ इट्स कंट्रोल पॉइंट एंड मे एक्चुअली रिपल लेस देन दैट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है बेजियर कर्व इज सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू टी एंड 1 माइनस टी। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेजियर कर्व शेप कैन बी एडिटेड बाय आइदर मॉडिफाइंग वन और मोर वर्टिसेस ऑफ इट्स पॉलीगन। किसी भी बेजियर कर्व को हम क्या कर सकते हैं कि शेप को हम एडिट कर सकते हैं बाय मॉडिफाइंग वन और मोर वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। देखो यहाँ पर ये बेजियर कर्व था, हमने क्या करा इसके वर्टिसेस को चेंज करा, इस बेजियर कर्व का जो शेप है वो भी चेंज हो गया। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेजियर कर्व के। ये है सिंपल बेजियर कर्व। क्या है? सिंपल बेजियर कर्व। ये है क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व और ये क्या है? क्यूबिक बेजियर कर्व। ये क्या है? देखो क्वाड्रेटिक सिंपल बेजियर कर्व है, ये क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व है और ये क्यूबिक बेजियर कर्व है। सो द ऑर्डर ऑफ बेजियर कर्व इज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट। ध्यान रखना बेजियर कर्व का ऑर्डर वही होगा या ऑर्डर ऑफ बेजियर कर्व इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट। द 4 कंट्रोल पॉइंट्स n is equal to 3 always produce a cubic बेजियर कर्व। यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं बेजियर कर्व के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है बी स्प्लाइन कर्व। बी स्प्लाइन कर्व क्या होते हैं? सो बी स्प्लाइन कर्व को हम लोकल कंट्रोल कर्व भी बोलते हैं। जो बी स्प्लाइन कर्व है उसको हम लोकल कंट्रोल कर्व भी बोलते हैं और इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कंट्रोल पॉइंट्स नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। क्या है यहाँ पर? इसके पहले क्या था? जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल थी वो कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंड करी थी, बताया था मैंने इसके पहले। अगर कंट्रोल पॉइंट 4 तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेगी? क्यूबिक। बट इस केस में क्या है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल पे। इस पर डिपेंड करेगी बच्चे ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल पे। सो लोकल कंट्रोल ऑफ द कर्व शेप। ये क्या करेगा? हमेशा कर्व लोकल कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड द एबिलिटी टू एड कंट्रोल पॉइंट्स विदाउट इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ द कर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इस पे डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कर्व पे, ना कि कंट्रोल पॉइंट पे। बी स्प्लाइन्स कर्व्स हैव द एबिलिटी टू इंटरपोलेट और अप्रोक्सीमेट ए सेट ऑफ गिवन डेटा पॉइंट्स। सो द बी spline curve defined by n+1 control points P1 is always PU is equal to pi is equal to 0 to n P I N I U। यहाँ पर U की वैल्यू क्या किसके बीच लाई करेगी? U से U max के बीच में। The form of B spline curve is very similar to that of the Bezier curve। जो बी स्प्लाइन कर्व का जो फॉर्म होता है वो बेजियर कर्व के जैसा ही होता है। अनलाइक अ बेजियर कर्व ए बी स्प्लाइन कर्व इन्वॉल्व्स मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बी जो तुम्हारा बेजियर कर्व है उस पर इन्फॉर्मेशन कम मिलती है, मैंने बताया तो उसमें टेंजेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। बट इन केस ऑफ बी स्प्लाइन कर्व में इन्फॉर्मेशन ज्यादा इन्वॉल्व होती है। नेमली ए सेट ऑफ n+1 कंट्रोल पॉइंट्स, एक नॉट वेक्टर ऑफ n+1 नॉट एंड a डिग्री p and not u equal to u not u dash and these plans are what be defined by these control points and not vector। तो जो डिग्री कर्व है वो इस कंट्रोल पॉइंट्स और इस वेक्टर से डिफाइंड होगी। द नॉट पॉइंट्स डिवाइड अ बी स्प्लाइन कर्व इनटू कर्व सेगमेंट। तो नॉट पॉइंट्स होते क्या होते हो? बी स्प्लाइन कर्व को कर्व सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, ईच ऑफ विच इज डिफाइंड ऑन ए नॉट स्पैन। नेक्स्ट आते हैं इस पे क्या? द डिग्री ऑफ बेजियर बेसिक फंक्शन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। मैंने बताया था
And to change the shape of a B-spline curve, one can modify one or more of these control parameters. अगर B-spline curve का shape change करना है तो इनमें से एक या ज्यादा पैरामीटर को कंट्रोल पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं. The position of control point, the position of knot and the degree of curve. इन तीनों में से किसी भी एक को चेंज कर दो, B-spline curve का shape change हो जाएगा. If the knot vector does not have any particular structure, जो knot vector है उसका कोई भी particular structure नहीं है, ध्यान रखना, जो नॉट वेक्टर है ऐसा कोई भी अगर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, द जनरेटेड कर्व विल नॉट टच द फर्स्ट एंड लास्ट लेग्स ऑफ द कंट्रोल पॉलीलाइंस एज शोन इन द लेफ्ट फिगर. इस फिगर में क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है, अगर जो नॉट वेक्टर का कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो जो कर्व जनरेट होगा वो फर्स्ट और लास्ट लेग को टच नहीं करेगा. द This type of B-spline curve is called open B-spline curve. ठीक है. अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर. तो प्रॉपर्टीज में क्या होती है देखो. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ensures that the relationship between curve and its defining component is invariant under affine transformation. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? The second property guaranteed that the curve segment lies completely within the convex hull of P naught. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये गारंटी देती है कि the curve segment lies completely within the convex hull of P naught. Third property है, the third property indicates that each segment of a B-spline curve is influenced by only K control points or each control points affect only by K curve segments. ऐसा किस फिगर में दिया हुआ है. ये सारे क्या है? कंट्रोल पॉइंट्स. और ये सारे क्या है? सेगमेंट्स. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. ठीक है. सो इट इज यूजफुल टू नोटिस दैट द Bernstein polynomial has the same first two property mentioned. अब बी स्पैन फंक्शन कैसे निकालेंगे? चलो बी स्पैन देखते हैं कि बी स्पैन फंक्शंस कैसे निकलेंगे यहाँ पे. चलिए. तो the B-spline function also has the property of recursion which is defined as, देखो, n I k is equal to u minus ui n I k minus 1 u upon u I plus k minus 1 minus ui plus u plus ui plus k minus u into n I plus 1 k minus 1 u upon u plus k minus u I plus 1. ठीक है. तो ये है, दिस वन इज, एक सेकेंड, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर क्या थी, बी स्प्लाइन फंक्शन, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा जहां पर, ठीक है, NIX की वैल्यू कितनी होगी 1, जब u की वैल्यू ui से और ui plus 1 तक होगी, अदरवाइज क्या बनेगी इसकी वैल्यू 0. द ui आर कॉल्ड पैरामेट्रिक नॉट्स और नॉट वैल्यू. जहां पर ui को क्या बोलेंगे हम? पैरामेट्रिक नॉट बोलेंगे या नॉट वैल्यूज बोलेंगे. सो फॉर एन ओपन कर्व, मान लेते हैं एक ओपन कर्व है, उसके लिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? अगर j इज लेस देन के uj, अगर j की वैल्यू k से कम है तो 0 होगा, j की वैल्यू k से लेकर n के बीच में है तो j माइनस k प्लस 1 बनेगा, और j की वैल्यू n से ज्यादा तो क्या बनेगा? n माइनस k प्लस 2, वेयर j लाइज बिटवीन 0 टू n प्लस k के बीच में होगा. नेक्स्ट टॉपिक वो है टेक्निक्स फॉर सरफेस मॉडलिंग. सरफेस मॉडलिंग की टेक्निक्स क्या क्या होती है? ठीक है. तो फर्स्ट वन है द सरफेस पैच. सरफेस पैच क्या होता है? द पैच इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सरफेस. किसी भी सरफेस के लिए जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसे क्या बोलते हैं? पैच. द टू वेरिएबल्स u and v, the two variables u and v varies across the patch. The patch may be termed बाई पैरामेट्रिक. दो वेरिएबल्स है u and v है जो कि पैच के अक्रॉस वेरी कर रहे हैं, तो हम पैच को क्या बोल सकते हैं? बाई पैरामेट्रिक. एंड द पैरामेट्रिक वेरिएबल्स ऑफन लाइन इन द रेंज 0 to 1. ठीक है. सो
fixing the value of one of the parameter variable result in a curve on the patch in terms of other variable। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं तो जो कर्व बनेगा वो दूसरे वेरिएबल के टर्म में आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोपैरामेट्रिक कर्व भी बोलते हैं। तो फिगर 4.1 shows the surface with curves at intervals of u and v। यहाँ पर देखो शो रखा है, ठीक है। और ये यहाँ पर इनके कोन्स पिच पिच बने, क्या बने हुए, कोन्स पैच यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट, द अब कोन पैच क्या होता है देखो। सो द sculpture's surface often involves interpolation across an intersecting mesh of curves that in effect comprise a rectangular grid of patches each bounded by 4 boundary curves। तो होता क्या है, कौन पैच क्या है, तो द स्कल्टेड, ठीक है ना, स्कल्टेड सरफेस ऑफन इन्वॉल्व्स interpolation across an intersecting mesh of curves that in effect comprise a rectangular grid of patches each boundary by 4 boundary curves। देखो यहाँ हर एक पैच देखो यहाँ पर, और सब पे क्या है, यहाँ पर मान लो एक पैच है तो 4 बाउंड्री कर्व देखो ये, अगर ये पैच है तो 1 2 3 4, ये 4 बाउंड्री कर्व्स है, ठीक है। सो curve, so the linearly blended cones patch is the simplest for interpolating between such boundary curve, so that this patch definition technique blend for the 4 boundary curves C1U and DIV and the corner points PIJ of the patch। और इसको हम इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पी यू कॉमा वी सी नॉट यू एफ बी प्लस सी वन यू जी वी प्लस डी नॉट यू एफ बी, सॉरी एफ यू प्लस डी वन बी जी यू माइनस पी डबल नॉट एफ यू एफ बी माइनस पी जीरो वन एफ यू जी यू माइनस पी वन जीरो जी यू एफ बी माइनस पी वन वन जी यू जी पी। So linear blending has limitations and higher order blending functions such as cubics are used for formulation that allowed tangency continuity between adjacent patches। तो next है वो है bicubic patch। bicubic patch क्या होते हैं, so the bicubic patch is used for surface descriptions defines in terms of points and tangent vector information। जो bicubic patch होते हैं इनको हम सरफेस डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। सो द bicubic patch is used for surface description defined in terms of point and tangent vector information। देखो यहाँ पर फर्स्ट वन क्या शो कर रहा है यहाँ पर, टिपिकल लेफ्ट हैंडेड बेजियर bicubic पैच। ये क्या है, इधर क्या है V, इधर क्या है U। सो ये द टिपिकल लेफ्ट हैंडेड बेजियर bicubic पैच है, और ये क्या है, टिपिकल राइट हैंडेड बेजियर bicubic कर्व है। देखो V एंड U, तो V की वैल्यूज यहाँ होंगी, U की वैल्यूज यहाँ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक में कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। क्या है, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। सो जिसको कि हम CGS बोलते हैं शॉर्ट में। कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री इज अ मेथड यूज्ड इन सॉलिड मॉडलिंग फॉर क्रिएटिंग 3D मॉडल्स इन कैड। अगर कैड में 3D मॉडल को क्रिएट करना है, अगर कैड में मतलब कंप्यूटर डिजाइनिंग कैड सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल को क्रिएट करना है, और वो भी किस में, थ्रू सॉलिड मॉडलिंग, देन हम कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री का यूज करते हैं। सो कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री इज अ मेथड used in solid modeling for creating 3D models in CAD। So constructive solid geometry permits a modeler to make a complex surfaces by applying Boolean operator to join objects। The simplest solid object utilized for the motion are called primitives। जो सिंपलेस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम डिमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव्स बोलते हैं। so classically they are the items of simple shapes like prisms, pyramids, spheres and cylinders। तो CGS boolean ऑपरेशन देखो क्या है,
ए फंक्शन ऑफ बी, ए यू बी, देखो ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर देखो, यहाँ पे शो कर रखा है, यहाँ पे शो कर रखा है, ये इसकी क्या है, प्रिमिटिव है। ठीक है, अब आते हैं सीजीएस ट्री। सीजीएस ट्री क्या होती है? So a CGS tree is defined as an inverted order binary tree. Basically CGS tree क्या है? एक inverted order binary tree है whose leaf node are primitives and interior nodes are regular set operators. CGS tree क्या है? एक inverted order binary tree है जिसमें की जो लीफ नोड्स हैं वो प्रीमिटिव्स होते हैं और इंटीरियर नोड्स होते हैं वो रेगुलाइज सेट ऑपरेटर्स होते हैं. So the creation of balanced, unbalanced, or a perfect CGS tree depends solely on the users and how she decompose a solid into its primitives. Next case में the general rule to create balanced trees. अगर हमें क्या करना है? Balanced tree को create करना है. So the general rule to create balanced trees is to start to build the model from a almost central position and branch out in two opposite direction or vice versa. Another useful rule is that symmetric objects can lead to perfect tree if they are decomposed properly. यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर. ये क्या है? सीजीएस ट्री ऑफ अ टिपिकल सॉलिड. किसी भी सॉलिड का हमने क्या बनाया यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? ये बैलेंस सीजीएस ट्री. ये क्या है? अनबैलेंस सीजीएस ट्री है. और ये क्या है? ये सीजीएस ट्री सॉलिड. ठीक है, अब इक्वेशंस पे देखते हैं क्या है. ए बैलेंस ट्री इज डिफाइंड, मैंने एग्जांपल भी दिखाया आपको बैलेंस ट्री कैसे बनती है. सो ए बैलेंस ट्री इज डिफाइंड एज अ ट्री whose left and right सब trees have almost an equal number of nodes. बैलेंस ट्री वो ट्री होती है जिसके राइट और लेफ्ट सब ट्रीज होती है उसमें ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं. देखो यहाँ पर, इधर देखो, दो, दो चार, दो छह, एक सात, दो, दो चार, दो छह, एक सात. तो लेफ्ट और राइट में क्या है यहाँ पर? ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ नोड्स हैं. तो ये परफेक्ट ट्री इज वन whose nl minus lr is equal to 0. परफेक्ट ट्री क्या होगी? परफेक्ट ट्री वो ट्री होती है जिसके लिए nl minus nr की वैल्यू क्या होगी? 0. तो nl is equal to nr is equal to n minus 1, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ primitives, n minus 1 क्या है? नंबर ऑफ बूलियन ऑपरेशन, एंड 2n minus 1 क्या होगा? नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स. ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बने हुए हैं इसके. अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है. एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड मॉडलिंग. सॉलिड मॉडलिंग के एडवांटेजेस क्या? पहला क्या है? मेमोरी रिक्वायर्ड भी लेस, इसके लिए कम मेमोरी की जरूरत पड़ती है. दूसरा एडवांटेज है क्रिएशन ऑफ फुल्ली वैलिड ज्योमेट्रिक सॉलिड मॉडल. तीसरा एडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स शेप्स में बी डेवलप विद द अवेलेबल सेट ऑफ प्रीमिटिव्स. जो भी प्रीमिटिव्स के सेट गिवन है उसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स शेप डेवलप कर सकते हैं. थर्ड वन क्या है? लेस स्किल इज इनफ. क्या है? लेस स्किल इज इनफ. नेक्स्ट क्या है? इजी टू कंस्ट्रक्ट आउट ऑफ primitives and boolean operation. Easy to construct out of primitives and boolean operations. Next है limitations of solid modeling. So new computational effort and times are essential wherever the model is to be shown in the screen. दूसरा limitation क्या है इसका? Getting fillet, chamber and taper in the model is very difficult. किसी भी मॉडल में अगर आपको चैम्बर बनाना है, टेपर करना है या फिलेट करना है, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है. नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, जिसको बी रेप भी बोलते हैं. बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द टू मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड स्कीम्स टू क्रिएट सॉलिड मॉडल्स ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट. कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसके लिए सॉलिड मॉडल बनाना है, उसके लिए हम बाउंड्री रिप्रेजेंट को यूज करते हैं. ए बाउंड्री रिप्रेजेंट मॉडल और boundary model is based on the topological notion that a physical object is bounded by a set of faces. These faces are regions or subset of closed and oriented surfaces. अब देखते हैं क्लोज सरफेस क्या है.
तो एक क्लोज सरफेस इज वन दैट इज कॉन्टिन्यूअस विदाउट ब्रेक। एक क्लोज सरफेस वो होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता है। एन ओरिएंटेबल surface is one in which it is possible to distinguish two sides। एक ओरिएंटल सरफेस वो सरफेस होता है जिसमें कि डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल होता है, मतलब फर्क करना पॉसिबल होता है बाय यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस नॉर्मल टू पॉइंट टू द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सॉलिड मॉडल अंडर कंस्ट्रक्शन। ईच फेस इज बाउंडेड बाय एजेस एंड ईच एज इज बाउंडेड बाय वर्टिसेस। हर एक जो फेस होगा वो एज के थ्रू बाउंडेड होगा और हर एक एज होगा वो वर्टिसेस के थ्रू बाउंडेड होगा। Thus, topologically, a boundary model of an object is comprised of faces, edges, and vertices of the object linked together in such a way to ensure the topological consistency of the model। अब देखते हैं इसमें कुछ टर्म्स हैं जो बार बार यूज होंगे। वो क्या? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? तो इट इज अ यूनिक पॉइंट इन अ स्पेस। स्पेस में जो यूनिक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। एज, इट इज अ फाइनाइट नॉन सेल्फ इंटरसेक्टिंग डायरेक्टेड स्पेस कर्व बाउंडेड बाय टू वर्टिसेस दैट आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। फेस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ए फाइनाइट कनेक्टेड नॉन सेल्फ इंटरसेक्टिंग region of a closed oriented surface bounded by one or more or loops। अब लूप क्या होता है? तो लूप क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। लूप्स क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ जीनियस। जी क्या है? तो इट इज द टोपोलॉजिकल नेम ऑफ द नंबर ऑफ हैंडल और थ्रू होल्स इन सेट। एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो इट इज अ सेट ऑफ faces that bound a single connected closed volume। ठीक है, तो ये था। इसमें टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं? यहाँ पे कुछ डायग्राम शो कर रखा हमने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम है और यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू को भी दिखाया है कि एफ कितना होगा, ई कितना होगा, वी कितना होगा, एल कितना होगा, वी कितना होगा, जी की वैल्यूज क्या क्या होंगी सॉलिड नंबर के लिए। ठीक है, तो हम डेटा स्ट्रक्चर ऑफ बी रिप्रेजेंटेटिव, बी रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? देखो, ज्योमेट्री कैसे होगी, ट्रोपोलॉजी कैसे बनेगी। ट्रोपोलॉजी में क्या है कि टोपोलॉजी देन ऑब्जेक्ट देन बॉडी देन जीनियस देन फेस देन लूप देन एज, उसके बाद से वर्टिसेस। तो ये सारे केस में आते हैं ज्योमेट्री में। ये आता अनआइडेंटिफाइड सरफेस इक्वेशन में, ये आता अनआइडेंटिफाइड कर्व इक्वेशन में, लास्ट में आता है पॉइंट कोऑर्डिनेशन। अब एडवांटेजेस क्या है इसके और लिमिटेशंस क्या है ईरेप के? तो एडवांटेजेस क्या है? पहला क्या है? इट इज ट्रेडिशनली ए पॉपुलर मॉडलिंग मेथड रिलेटेड क्लोजली टू ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग। बेसिकली क्या है? ये ट्रेडिशनली पॉपुलर मॉडल मेथड है। ठीक है, दूसरा क्या एडवांटेज है? इट इज वेरी सुटेबल टूल टू बिल्ड क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शेप like aircraft and automobiles that are difficult to build using primitives। तो ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप्स है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेप्स है लाइक एयरक्राफ्ट ऑटोमोबाइल्स, उनको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इट इज कंप्लीटली सिंपल टू कन्वर्ट ए बी रिप मॉडल इनटू ए वायर फ्रेम मॉडल बिकॉज इट्स बाउंड्री डिसेप्शन इज सिमिलर टू द वायर फ्रेम डेफिनेशन। नेक्स्ट है इन एप्लीकेशंस बी रेप एल्गोरिथम आर रिलायबल एंड कॉम्पिटेटिव टू सीजीएस बेस्ड एल्गोरिथम। तो जो इन एप्लीकेशन जो बी रेप एल्गोरिथम है और रिलायबल्स होती हैं और जी सीजीएस बेस्ड एल्गोरिथम से कॉम्पिटेटिव होती हैं। जिसकी लिमिटेशंस क्या? पहला क्या? इट रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज मेमोरी स्पेस एज इट स्टोर द एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ द मॉडल बाउंड्री। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है? समटाइम्स ज्योमेट्रिकली वैलिड सरफेस सॉलिड्स आर नॉट possible। and third one है approximate B-rep is not suitable for manufacturing application। सबसे important क्या है? ये जो है मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हमने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं यूनिट नंबर 2 के। ठीक है, कि बी स्प्लाइन कर्व्स क्या होते हैं, हर्मिट कर्व्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बी स्प्लाइंस कर्व्स क्या होते हैं, ठीक है, सॉलिड मॉडलिंग सरफेस क्या होता है। तो होप सो आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवीजन करेंगे तो आपके टॉपिक और भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।
थैंक थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट।